हाँ बच्चों देखो, अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों नॉर्मल सॉल्ट, है ना। तो नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है बच्चों? नॉर्मल सॉल्ट जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, ठीक है। कंप्लीट किसको बोलते हैं अपन? जिसमें ना तो एसिडिक एच बचे, ना बेस का कोई OH बचे, ठीक है। अब बच्चों बताओ, ये जो तीनों एसिड आपको दिख रहे हैं, क्या इन तीनों में तीन एसिडिक एच है क्या? क्या इन तीनों में तीन एसिडिक एच है क्या? नहीं है बच्चों। देखो कैसे, सुनो। इसमें देखो, ये तीन दे सकता है बच्चों। इसमें ये दो ही दे सकता है। इसमें कितने दे सकता है? ये दो ही दे पाएगा, ठीक है। और इसमें देखो बच्चों, ये एक ही दे पाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चों। अरे समझ में आ गया? तो अब हो सकता है आप में से ये लग रहा हो कि सर इसमें तो देखो एच पड़े है ना, इसमें बच्चों एसिडिक एच तो नहीं पड़ा है। इसमें एसिडिक एच तो नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे बच्चों समझ में आ गया? बोलो। वो जो एच है वो एसिडिक एच नहीं है। क्लियर है बच्चों? बोलो। अरे समझ में आ गया? वो एसिडिक एच नहीं है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं बच्चों, देखो डबल सोल्ट की, है ना। देखो नाम से पता लग रहा है डबल। डबल का मतलब कितने बच्चों? डबल का मतलब बोलो, दो हो गया ना। तो देखो, डबल सोल्ट बच्चों वो सोल्ट होते हैं जो दो सिंपल सोल्ट से मिलके बने हुए, है ना। डबल सोल्ट अपन किनको बोलते हैं? जो दो सिंपल सोल्ट से, देखो बच्चों दिख रहा है, एक सिंपल सोल्ट ये रहा, एक सिंपल सोल्ट ये रहा। कितने सिंपल सोल्ट है ये? दो है ना बच्चों, है कि नहीं है? ओके, आ गया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसको देखो बेटा, सुनो। ये कितने सोल्ट है बच्चों? दो है। आ गया समझ में? ठीक है बच्चों। अब देखो, एक मैं ये एग्जांपल लिखता हूं बच्चों, देखो। इसको जानते हो बच्चों? इसको जानते हो बच्चों? मोहर सोल्ट, ये पढ़ाया था मैंने कहीं, पढ़ाया था। मोहर सोल्ट पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, याद कीजिए। फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो बेटा, इसमें भी आपको दो सिंपल सोल्ट दिख रहे होंगे। देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा कि नहीं? है बच्चों, दो सिंपल सोल्ट है क्या? अब आइए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट की। देखो, कॉम्प्लेक्स सोल्ट किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा सोल्ट, है ना, है ना, कोई भी ऐसा सोल्ट जो क्या करता हो बच्चों, जो आपको क्या करे, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आइन या नेगेटिव आइन या दोनों दे दे। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आइन, है ना, पॉजिटिव आइन। सानिया सेठ, या नाम डबल सोल्ट है तो दो से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? फिर उसको ट्रिपल बोलना पड़ेगा, ट्रिपल या क्वाड्रुपल। डबल का मतलब दो ही है। हाँ जी भैया देखो, तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट अपन किसको बोलते हैं? कि ऐसे ऐसे सोल्ट जो आयोनाइज होने पर, देखो बेटा क्या करते हो आपके, देखिए, जैसे मैं अगर इसको आयोनाइज करूं तो 4K प्लस FeCN6 - 4। बोलो बच्चों, ये मिल गया क्या? 4K प्लस FeCN6 - 4 मिल गया बच्चों? ये बात सबको समझ में आई? अब देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मान लो मैं ये लेता हूं, तो बताओ बच्चों, इस बार कॉम्प्लेक्स आयन कौन है? इस बार कॉम्प्लेक्स आयन कौन है? केटाइन है या एनाइन है? इस बार कॉम्प्लेक्स आयन केटाइन है या एनाइन है? केटाइन है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये देखिए,
ये बताओ, इस बार क्या दिख रहा है, दोनों है। अब बच्चों ये आप है ना, नेक्स्ट ईयर आपके एक चैप्टर आएगा 12th के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है 11th के लेवल पर, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में? बच्चों समझ में आ गया क्या? चलो अब बात करते हैं बच्चों मिक्स्ड सॉल्ट की। ये मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है, आप कभी होटल जाते हैं तो मिक्स वेज खाइए बच्चों, होटल में या कभी किसी मैरिज पार्टी के अंदर मिक्स वेज। तो मिक्स वेज का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा टाइप। अब देखो बेटा, मिक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं, है ना, मिक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं? आप क्या करो बच्चों, देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। बच्चों बताओ, ये H2SO4 आपको कितने H दे सकता है बताओ? H2SO4 कितने H दे सकता है? 2 H दे सकता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बच्चों 2H में से एक H प्लस तो NaOH से न्यूट्रलाइज किया, ठीक है, और एक मैंने KOH से न्यूट्रलाइज किया। क्या मैंने इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग बेस काम में लिए? क्या मैंने इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग बेस काम में लिए? ठीक है बच्चों, देखो क्या मिला, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, साथ में मिल गया मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर, मिल गया बच्चों। अच्छा अगला देखिए बच्चों, H3PO4, H3PO4 कितने H देता है? 3 देता है बच्चों। देखिए इसके पास 3H प्लस है, तो देखो बेटा 3H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मैंने लिया NaOH, एक लिया मैंने KOH और एक लिया मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मैंने तीनों बेस अलग अलग लिए हैं क्या? लिए बच्चों, बोलो लिए बच्चों। तो अब देखो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? सोडियम पोटेशियम अमोनियम फॉस्फेट। आ गया बच्चों, आ गया। अब बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है बताओ? 2 दिख रहे हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH माइनस है। तो देखो 2 OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक HCl और एक HOCl काम में लिया, लिया बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, CaCl और OCl। समझ में आ गया बच्चों? एक इसका H निकल गया, एक इसका H निकल गया, और उधर से क्या निकला? ये बच्चों याद है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर इज ए टाइप ऑफ सॉल्ट, इज ए टाइप ऑफ सॉल्ट। तो कौन से टाइप का सॉल्ट है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर कौन से टाइप का सॉल्ट है? मिक्स्ड है। अब देखो बच्चों सुनो, अब आपसे इसने क्या बोला है, पढ़ो देखो, ए सॉल्ट विच कैन गिव मोर देन 1 कैटाइन और मोर देन 1 एनाइन व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो बेटा, ये पॉलीबेसिक एसिड का मतलब समझते हो? पॉलीबेसिक एसिड अपन उनको बोलते हैं जो एक से ज्यादा H प्लस आइन देते हो। समझ में आ गया? पॉलीबेसिक एसिड अपन उनको बोलते हैं जो एक से ज्यादा H प्लस आइन देते हो। समझ में आ गया बच्चों? तो मिक्स्ड सॉल्ट क्लियर है? मिक्स्ड सॉल्ट क्लियर है? ओके बच्चों, अब देखो सुनो, देखो बच्चों एसिडिक सॉल्ट किसको कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट अपन उसको बोलते हैं जिसमें आपके पास अभी भी H प्लस आइन पड़ा हो। ऐसा सोल्ट जिसके पास अभी भी H प्लस आइन पड़ा हो उसको अपन एसिडिक सोल्ट बोलते हैं। कैसे? थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों बताओ H2CO3 में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? H2CO3 में कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना। इसके पास देखो बेटा, इसके पास 2 H प्लस है बच्चों। अब मान लो मैं एक ही NaOH लेता हूं, तो एक NaOH तो इसके एक ही H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा ना, एक NaOH इसके एक ही H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, करेगा बच्चों। क्या मिल जाएगा देखो, NaHCO3 प्लस वाटर। क्या आपको दिख रहा है? अभी भी ये NaHCO3, अभी भी इस NaHCO3 के पास एक एसिडिक H पड़ा है ना बच्चों? अरे पड़ा है। इसको जानते हो आप? इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं बच्चों, है ना। देखो इस NaHCO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है बच्चों, बोलो बताओ। ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक होती है कि नहीं होती है?
ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक होती है। तो बोलो बच्चों, अगर मैं इस NaHCO3 को, है ना, अगर मैं इस NaHCO3 को अगर मैं क्या करूं, NaOH से रिएक्ट करवाऊं, किससे करवाऊं, NaOH से। बोलो बेटा, करवा सकता हूं क्या, करवा सकता हूं। तो यहां से फिर H निकल सकता है, ये OH क्या मिल जाएगा बच्चों, Na2CO3। बच्चों समझ में आया क्या, अरे बच्चों समझ में आया। अब मुझे बताओ H2SO4 में कितने H है, H2SO4 में 2 H है, ठीक है बेटा। और मैंने क्या किया, अभी 1 मोल NaOH लिया, तो क्या मिल गया बच्चों बताओ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया बच्चों। अरे मिल गया क्या, अभी भी इसके पास H पड़ा है ना, अभी भी इसके पास H पड़ा है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, H3PO4 कितने H दे सकता है, कितने दे सकता है, 3H प्लस दे सकता है, दे सकता है बच्चों। अभी देखो आप, ये NaOH एक ही OH है, तो आपको ये मिला। बोलो बच्चों, तो अभी भी बताओ इस NaH2PO4 में, NaH2PO4 में कितने रिप्लेसेबल H पड़े हैं, 2 पड़े हैं ना, 2 पड़े हैं बच्चों। अच्छा अब देखो ये 3H प्लस, अब देखिए बेटा क्या, यहां आपने 2 मोल लिए, ठीक है बेटा। अब बताओ, अब इसके पास कितने H पड़े, अभी भी इसके पास कितना H पड़ा है, 1 पड़ा है। अच्छा बताओ, अगर H3PO4 को मैं 3 मोल NaOH से न्यूट्रलाइज कर देता, अगर H3PO4 को मैं 3 मोल NaOH से न्यूट्रलाइज करता, तो कौन सा सोल्ट बनता, बोलो बच्चों। तो बच्चों नॉर्मल सोल्ट बनता, क्यों, नॉर्मल सोल्ट हमने क्या बोला था, नॉर्मल सोल्ट किसको बोलते हैं, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता हो, है ना, जिसमें किसी भी H को नहीं रखना है ना बच्चों। आगे बात समझ में ये, बोलो, ये बात क्लियर होगी बच्चों, ठीक है ना। तो अपन इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब बताओ, ये बच्चों H3PO3, H3PO3 कितने H देता है, बताओ भैया, H3PO3 कितने H देता है। बच्चे इरेगुलर रहते हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं है उनको पता ही नहीं है, 3 H दे रहे हैं, अरे ये 2 ही देता है ये, है ना। ये देखो बेटा, आज ही मैंने स्ट्रक्चर बताई अभी आपको, ये पढ़ा H3PO3, यहाँ देखिए ये रिडॉक्स में पढ़ाया मैंने टॉपिक पूरा आपको। अरे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था। देखो मैंने आपको बोला कि वही हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगी जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, बताइए थी क्या, वही हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो यहाँ तो देखो बेटा, ये हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, फॉस्फोरस से कनेक्ट है। और आपको पता होगा बच्चों, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की EN तो इक्वल होती है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की EN इक्वल होती है। तो क्या फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा क्या, अरे फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। और मैंने इसको याद रखने का एक तरीका बताया था कि जितने हाइड्रोजन है ना, सॉरी जितने ऑक्सीजन है ना, उससे क्या कर दो, उससे एक कम याद रखो, है ना। अरे याद है क्या बच्चों, बोलो, याद आ गया। तो अब देखो बेटा, ये जो आपके पास H3PO3 है, ये 3 नहीं, ये 2 ही देता है, ये 2 ही देता है बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या मिल गया, NaH2PO3 प्लस वाटर। अब मुझे बताओ NaH2PO3 के पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, बताओ, 1 है, 2 नहीं है, 1 है 2 नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ Na2HPO3 ये बच्चों किस टाइप का सोल्ट है, Na2HPO3 ये सिंपल सोल्ट है या एसिडिक सोल्ट है। अब आपको कईयों को लग रहा होगा कि यार ये एसिडिक है, एसिडिक नहीं है बच्चों, पता लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जाएंगे बच्चों, तो जो आपको H दिख रहा है, जो आपको H दिख रहा है, वो तो पता लग रहा है आपको, वो पता लग रहा है क्या,
वो तो किससे कनेक्ट है? वो तो बच्चों फॉस्फोरस से कनेक्ट है। आ गया मामला समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये सिंपल सोल्ट है बच्चों। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं NaH2PO2, एक मिनट बेटा, बच्चों बताओ ये कैसा सोल्ट है? NaH2PO2, ये बच्चों सिंपल सोल्ट है ना? ये कैसा सोल्ट है? सिंपल सोल्ट। कैसे? देखो बेटा, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये मिलेगा, देखो बेटा, मिलेगा बच्चों। अरे इनकी स्ट्रक्चर बनाना मैंने सारा कुछ सिखाया आपको रिडॉक्स में, कि एक पी डबल बॉन्ड ओ बनाओ, है ना, फिर जितने ऑक्सीजन है उसे हाइड्रोजन जोड़ के बनाओ, सब बता रखा है। पढ़ते लिखते हो नहीं, बोल रहे हैं बेटे 3 बोल रहे हैं, कोई 2 बोल रहे हैं, जो मैंने माई चेप रहे। तो बच्चों ये भी कैसे सॉल्ट है? ये भी कैसे सॉल्ट है? बोलो बच्चों। अरे Na अकेला नहीं हो सकता, क्या मतलब हुआ? Na अकेला नहीं हो सकता, क्या मतलब हुआ इसका? मैं पूछ रहा हूँ क्या ये एसिडिक सॉल्ट है क्या? क्या ये H+ दे सकता है क्या? हाँ भैया, अब देखो, कोई भी एसिड कितने एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, ध्यान देना। जितने उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना बच्चों, जितने उसके पास, उससे एक कम। मुझे बताओ H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? H2SO4 में कितना हाइड्रोजन है? 2 है। तो ये एसिडिक सॉल्ट तो एक ही बना पाएगा ना? ये एसिडिक सोल्ट तो एक ही बना पाएगा ना बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि अगर आपने दूसरा H+ भी न्यूट्रलाइज कर दिया, अगर आपने दूसरा H+ भी न्यूट्रलाइज कर दिया, विश्वजीत आता जोड़िए भैया तेरे से। अरे ONA की जगह OH कैसे हो सकता है? सोडियम फॉस्फोरस से जुड़ेगा क्या मेरे भाई? कैसे जोड़ दूं फॉस्फोरस और सोडियम को? स्ट्रक्चर पढ़ी तूने? रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाई थी क्या मैंने ये आपको स्ट्रक्चर ऐसी? अरे बेटा पढ़ा कर घर पे थोड़ा। क्या मैंने ये एसिड की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई आपको अभी तक? हाँ भैया देखो सुनो, जितने उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उससे एक कम बनाइए आप, ठीक है? जैसे बच्चों बताओ H3PO4 के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3 है। तो ये कितने एसिडिक सॉल्ट बना सकता है? ये कितने एसिडिक सॉल्ट बना सकता है? ये 2 ही बना सकता है। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? देखो, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इन्हीं इन्हीं पे पूछते हैं बेटा, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये बच्चों ये मैंने सारा आपको रिडॉक्स में पढ़ाया है, पढ़ा करो यार घर पे। पढ़ते लिखते हो नहीं, फिर उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते रहते हो। एक तो ये बच्चों, और एक ये ब्लीचिंग पाउडर वाला। सोल्ट में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। अब देखो बेटा सुनो, बात करते हैं बेसिक सोल्ट की। जैसे बच्चों एसिडिक सोल्ट क्या दे सकता है आपको? एसिडिक सोल्ट क्या दे सकता है आपको? H+। वैसी बेसिक सोल्ट क्या देगा? बेसिक सोल्ट क्या देगा आपको? OH- देगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ ये कौन बना सकते हैं जिनके पास एक से ज्यादा OH- हो? अभी मुझे बताओ, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने OH है बच्चों? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 है बच्चों। मान लो मैंने एक ही OH को न्यूट्रलाइज करवाया, है ना, एक ही OH को न्यूट्रलाइज करवाया। अगर मैं एक ही OH को न्यूट्रलाइज करवाऊं तो बच्चों ये मिल जाएगा क्या? अरे ये मिल जाएगा क्या? अभी भी इसके पास एक OH है क्या? क्या अभी भी इसके पास एक OH है? तो ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है क्या?
ये एक बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अरे विश्वजीत, तेरे को समझ में आया क्या ये? हाँ भैया, आगे देखो, ये जो जिंक है, जिंक के साथ दिख रहा है बच्चों OH। यहाँ पे देखिए बेटा, जिंक के साथ ये पड़ा OH, मैग्नीशियम के साथ OH। देखो इसके साथ अभी भी OH पड़े और इसके साथ अभी भी OH पड़े। ये समझ में आए बच्चों? बोलो। अरे आ गया समझ में? ठीक है भैया। तो देखो बेटा, सोल्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे पूछेगा एसिडिक सोल्ट, या वो मिक्स्ड सोल्ट का पूछता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, हमारा एक नया टॉपिक लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, वो ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी को। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या है? देखो सॉल्युबिलिटी देखा जाए ना, तो वैसे तो जो आपने मोलरिटी पढ़ी है ना, वही सॉल्युबिलिटी है। मोलरिटी पढ़ी थी क्या बच्चों किसी ने? अरे मोलरिटी पढ़ा दी क्या बच्चों? मोलरिटी पढ़ा चुका हूं मैं मोल कंसेप्ट में। देखिए ये क्या है बच्चों? इट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो इसमें दो वर्ड है, वो समझो आप। एक तो बच्चों है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एक तो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक है कांस्टेंट टेम्परेचर। ये दो चीजें काम की है। इन दोनों चीजों का यहाँ पर क्या रोल है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सुनिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों देखो, जब भी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करोगे ना, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। पता है क्या आपको? पता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी राइज, जानते हो क्या? टेम्परेचर राइज करने से सॉल्युबिलिटी राइज हो जाती है, जानते हो क्या इस चीज को? आप मुझे बताओ। आप एक तो गर्म दूध लो और एक ठंडा दूध लो और उसके अंदर आप चीनी डालिए, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, चीनी किस में जल्दी से डिजोल्व होगी, ठंडे दूध में या गर्म दूध में? अरे चीनी किस में जल्दी घुल जाती है? हॉट मिल्क के अंदर, है ना? तो बोलो, टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। अच्छा, अब देखो बेटा, सेचुरेटेड का मतलब क्या है? सेचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जितनी मैक्सिमम अमाउंट आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिसोल्व कर सकते हो, घोल दो उसमें, डिसोल्व कर दो उसके अंदर आप। ठीक है ना? समझ में आ गया मामला? बोलो बच्चों, जितनी आप मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व कर सकते हो कर दो। सेचुरेटेड का मतलब, अब ये समझो कि आपको जितनी भूख थी, आप उतना खाना खा चुके हो, अब आपका पेट पूरा भर चुका है, समझ रहे हो? आपको मान लीजिए भूख थी 3 रोटी की, आपने 3 रोटी खा ली, तो पेट भर गया ना। अब उस कंडीशन में आप सेचुरेटेड हो कि नहीं हो? अब आप उस कंडीशन में सेचुरेटेड हो कि नहीं हो? बोलो बच्चों, हो ना? अरे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये समझ में आ गया? यानी अगर आपने किसी भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को कब डिफाइन किया, किसी भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को कब डिफाइन किया बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? तो हम क्या बोल सकते हैं? सोल्युबिलिटी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखो बेटा, एक बात हो, मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने? मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है? ये लिखा हुआ जो यही है क्या? ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है बच्चों। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं क्या करूं, कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको मैं 1 लीटर कर दूं, तो जैसे ही मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर करूंगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? बताओ। ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगी क्या? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगी क्या? तो मैं कह सकता हूं बच्चों, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सोल्यूट के वो मोल जो आपको 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कितना लीटर, 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे। बच्चों समझ में आया क्या? डेफिनेशन समझ में आई? देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट विच कैन फॉर्म 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों? आगे देखो क्या लिखा है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मींस
solution in which extra amount of solute cannot be dissolved at constant temperature। समझ में आ गया? तो बच्चों solubility समझ में आ गया? solubility कोई अलग चीज नहीं है। solubility क्या है बच्चों बताओ? solubility कोई अलग चीज नहीं है। solubility क्या है बच्चों? मोलरिटी है, जो आप पढ़ के आ चुके हो वही है। अब देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि सोल्यूबिलिटी की यूनिट बताओ, तो सोल्यूबिलिटी की यूनिट क्या हो सकती है बच्चों? जो मोलरिटी की यूनिट है वही सोल्यूबिलिटी की यूनिट होगी क्या? जो मोलरिटी की यूनिट है वही सोल्यूबिलिटी की होगी। तो देखो बेटा, एक तो मैंने लिखा कैपिटल एम लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, ग्राम मोल पर लीटर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या बच्चों? अरे फॉर्मूले में देखो, ऊपर ग्राम मोल है, नीचे वॉल्यूम लीटर में, ये लिखेंगे क्या? बोलो बच्चों। पता है क्या? अच्छा, एक चीज बताओ बच्चों, 1 लीटर क्या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 1 लीटर क्या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है? होता है। तो देखो बेटा, मैंने इस लीटर की जगह यहाँ पे क्या लिख रखा है? यहाँ मैंने डेसीमीटर क्यूब लिख रखा है। अब देखो बेटा, एक बात बताओ बच्चों, आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है ग्राम पर लीटर में। इधर देखना, ये सॉल्युबिलिटी किस में दे रखी है? ग्राम पर लीटर में, और उसको कन्वर्ट करना है ग्राम मोल पर लीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों बताओ? ग्राम से अगर मोल बनाना है क्या करना पड़ता है? अरे गिवन वेट से अगर आपको मोल बनाना है, मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे बच्चों डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां किससे डिवाइड करोगे? डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। बोलो बच्चों, डिवाइड करोगे? ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब बताओ, अगर सोलिबिलिटी आपकी ग्राम मोल पर लीटर में है बच्चों, सोलिबिलिटी किस में? ग्राम मोल पर लीटर, और अब सोलिबिलिटी चाहिए आपको ग्राम मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, पहले किस में बच्चों? ग्राम मोल पर लीटर में, और अब चाहिए पर मीटर क्यूब में। कैसे निकालोगे? अब मेरी बात को समझना बच्चों, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कौन बताएगा? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? सबको पता है क्या? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो हो गया 1 लीटर में। ठीक है बच्चों। अच्छा, 1 मीटर क्यूब में क्या मैं कह सकता हूं कि 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है क्या? 1 मीटर क्यूब में होंगे बच्चों 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ, अगर आपको कोई चीज 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब में पता है और 10 की पावर 6 में पता करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 की पावर 6 बन जाए? अरे 1000 में तो पता ही है, और 10 की पावर 6 में पता करना है। बोलो बच्चों, देखो, ये 10 की पावर 3 में तो पता है, और 10 की पावर 6 में पता करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या? अरे बन जाएगा ना, 10 की पावर 3 को आपने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 की पावर 6 बन जाएगा क्या? तो देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया है क्या? आ गया भैया? ये क्लियर है ना यूनिट? अब देखो बेटा, अब अगला अपन लेते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये चीज समझना बेटा, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने बच्चों इस तरह से ये वाटर ले रखा बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, मान लो ये कोई एक सॉल्ट है, ठीक है। इस सॉल्ट की आपकी कुछ अमाउंट जो है वो इस तरह से क्या हो रखी है, इसमें डिसोल्व हो चुकी, ठीक है, और एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया बच्चों? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ, जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो जो आपकी ये डिसॉल्व्ड फॉर्म है, देखो बच्चों
ये तो आपका डिजोल्व्ड सोल्ट है, ठीक है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये क्या है, ये अनडिजोल्व्ड सोल्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, इस डिजोल्व्ड और अनडिजोल्व्ड सोल्ट के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा बच्चों, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, समझ आया। अरे बोलो बच्चों, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप एक डेफिनेट अमाउंट डिसॉल्व कर पाओगे ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेफिनेट अमाउंट डिसॉल्व होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना बच्चों। अब देखो कैसे, सुनो, जैसे सपोज मेरे पास कोई एक AB सॉल्ट है बच्चों, ठीक है। इस सॉल्ट को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो बच्चों ये इस तरह से आ जाएगा क्या, AB एक्वस स्टेट में, जितना डिसॉल्व होना है वो डिसॉल्व होकर एक्वस स्टेट में आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों। अरे एक्वस का मतलब समझते हो, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो चुके, इसको मैंने बोल दिया K1, बोल दिया। अब एक्वस फेज में आने के बाद क्या होगा बेटा, ये जो सोल्ट है वो इस तरह से आयोनाइज हो सकता है बच्चों, बोलो बेटा, आयोनाइज हो सकता है क्या, हो सकता है बच्चों। अब बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्विलिब्रियम को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्विलिब्रियम को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा बच्चों बताओ, AB सॉलिड हो गया बच्चों, ठीक है। और मुझे क्या मिल गया बताओ, A प्लस एक्वस फेज में और B माइनस एक्वस फेज में, है बच्चों। ये बात सबको समझ में आ गई, आ गई क्या। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये इक्विलिब्रियम आपको याद आ रहा है, ये कौन सा एग्जांपल है ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम, याद है क्या, मल्टीपल स्टेप है क्या बच्चों, एक इक्विलिब्रियम अलग अलग इक्विलिब्रियम को ऐड करने से आ रहा है। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो क्या बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूँ, K हो गया क्या, K1 इंटू K2, बोलो बच्चों, बोल सकते हैं। ये समझाया मैंने आपको, बहुत बार एग्जांपल दिए हैं ऐसे। अब देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया AB। बच्चों AB क्या है, AB बच्चों सॉलिड है, और सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या रहती है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 या कांस्टेंट रहती है ना, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है बच्चों, समझाया था। इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं इधर लेके आ गया, तो जैसे ही मैं इधर लेके आया बेटा, ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये बात सबको समझ में आई। अब देखो, इन सबको मिलाकर एक अपन नया कांस्टेंट बना देते हैं जिसको अपन बोलते हैं KSP, क्या बोलते हैं बच्चों, KSP आ गया। नाम क्या बच्चों इसका, इसका है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है क्या, बोलो बच्चों। किसी भी सोल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, तो क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज KSP। क्या ये बच्चों समझ में आया, बोलो बच्चों ये समझ में आया क्या, डेफिनेशन पढ़ो, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions in a saturated solution of an electrolyte is called KSP। बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात सबको क्लियर हुई क्या। आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, और उसके जो जो आयन आपको मिले उन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया बच्चों, बोलो समझ में आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक तो शुगर है ना बच्चों,
एक तो मेरे पास शुगर है, ठीक है, और एक मेरे पास मान लीजिए ये है CaCl2। तो बच्चों क्या शुगर के लिए डिफाइन कर सकता हूं? क्या शुगर के लिए सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर सकता हूं? बोलो बच्चों। अरे दीपेश अग्रवाल, सॉल्युबिलिटी क्यों नहीं डिफाइन कर सकता भाई तू? किसने मना किया तेरे को? क्या शुगर के ग्राम मोल नहीं होते? अरे शुगर के ग्राम मोल नहीं होते क्या? शुगर को डिसोल्व करो और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दो। तो देखो बेटा, शुगर की सॉल्युबिलिटी तो डिफाइन हो जाएगी और CaCl2 की भी सॉल्युबिलिटी डिफाइन हो जाएगी, लेकिन मुझे बताओ क्या शुगर का Ksp डिफाइन हो सकता है क्या? क्या शुगर का Ksp डिफाइन हो सकता है? अरे बच्चों, शुगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर से कोई आयन थोड़ी मिलते हैं, तो इससे क्या नहीं मिलेगा, इसका अपन Ksp डिफाइन नहीं कर सकते। तो बच्चों एक बात समझाई, देखो सॉल्युबिलिटी आप किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो क्या? सॉल्युबिलिटी आप किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए डिफाइन करोगे बच्चों? बताओ, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? बताओ। इलेक्ट्रोलाइट। ये पॉइंट, ये डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आया क्या बच्चों? देखो क्या कह रहे हैं अपन, देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, solubility can be defined for electrolyte as well as नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सही बात है बच्चों। while ESP can be defined only for इलेक्ट्रोलाइट। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी बच्चों? सॉल्युबिलिटी किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो बच्चों। इतना सबको समझ में आया? आया बच्चों? बेटा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक डेफिनेट अमाउंट डिसॉल्व होगी ना, जितनी डिसॉल्व हो सकती होगी, बाकी जो है वो वैसी पड़ी रहेगी। अरे बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, ये बच्चों AgCl, ठीक है, इसको इस तरह से ले लिया बच्चों, Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है बेटा, ये लिया मैंने। अब अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट solubility of AgCl is S। AgCl की solubility बच्चों S है, ऐसा मान ली मैंने, ठीक है, मैंने इसकी solubility को ऐसे मान लिया बच्चों, ठीक है। तो अब देखो मैं कहता हूं कि ये मान लीजिए एट t इक्वल्स टू 0 पर है, ये तो 0 0 होगा बच्चों, है ना? अब देखो बेटा मैं क्या बोलूंगा, एट सेचुरेशन। बोलो बच्चों, या ऐसे मान लो, देखो इसको ऐसे कर लो आप, मान लो आपने इसका ए लिया, ठीक है, सेचुरेशन में से जितना पार्ट सोल्यूबल है वो इसमें से चला जाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, जितना पार्ट इसका सोल्यूबल है वो चला जाएगा। अब बताओ, इसके 1 मोल से इसका 1 और 1 बन रहा था, तो इसके एस जाने से कितना बनेगा? एस जाने से बच्चों इसका एस और एस बनेगा क्या? याद आया कुछ? देखो कुछ टाइम पहले हम एक्स से डिसाइड करते थे, एक्स से डिसाइड कर रहे थे, फिर हमारे पास एक एल्फ आया, फिर हमारे पास एक एच आया, अब देखो हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी आ गया, एस आ गया ना बच्चों? अब बताओ, अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं बच्चों, देखो Ksp ऑफ AgCl, है ना, इन टर्म्स ऑफ concentration ऑफ आयंस, ठीक है,
KSP of AgCl in terms of concentration of ions। तो बच्चों बताओ, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? बोलो बच्चों, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? AgCl के एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन दिख रहे हैं? बोलो बच्चों, Ag प्लस और Cl माइनस आयन दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं बच्चों? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं बोलूं KSP ऑफ AgCl, है ना, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चों, तो बताओ Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी कितनी है? Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी S है, ठीक है, और Cl माइनस की भी कितनी है? S है। तो बोलो बच्चों कितना हो गया? सॉल्युबिलिटी स्क्वायर हो गया क्या? S का स्क्वायर हो गया? हो गया बच्चों। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट ऑफ KSP ऑफ AgCl, है ना बच्चों, आप मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे क्या? बोलो बच्चों, अरे सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ऊपर मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, समझ में आया क्या? अरे ऊपर मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया बच्चों CaCl2, ठीक है, तो ये लिया बेटा मैंने 2Ca, और एक मिनट सॉरी बेटा, Ca+2 और ये 2Cl माइनस हो गया। अब देखो, मैं कहता हूं t=0 पर मान लो ये A है, ये 0 0 है, मैं कहता हूं कि एट सेचुरेशन इसमें से S गया बच्चों, ठीक है, S गया, तो ये कितना बनेगा बच्चों बताओ? कैल्शियम+2 कितना बनेगा? S बनेगा। और बच्चों बताओ क्लोराइड कितना बनेगा? क्लोराइड 2S बनेगा। बना गया बच्चों? ये सबको समझ में आ गया? ये देखो वही बातें चल रही है जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम से सीखते हुए आ रहे। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं KSP लिखूं, KSP of CaCl2 in terms of concentration of ions, ठीक है बच्चों, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों Ca+2 और Cl माइनस। अब बच्चों बताओ क्लोराइड क्या है? क्लोराइड कितने? क्लोराइड 2 है ना बच्चों, तो इसका ऊपर स्क्वायर बन जाएगा क्या? याद है बच्चों? ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ मास के अंदर पढ़ा था बच्चों। अब देखो बेटा, अब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? S है, और इसकी कितनी है? 2S है। हो गया बच्चों, कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी S है और क्लोराइड की कितनी है? 2S है। सोल्व करने पे बच्चों कितना आ गया बच्चों बताओ? 4S³ आ गया। आ गया क्या? बोलो बच्चों 4S³ आ गया क्या? सबको समझ में आया? आया बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट ऑफ KSP ऑफ CaCl2, बताओ बच्चों यूनिट ऑफ KSP ऑफ CaCl2 बताओ क्या होगी? देखो बेटा S³ आ रहा है ना, S³ आ रहा है बच्चों, तो क्या होगा? मोलरिटी क्यूब या मोल पर लीटर क्यूब होगी बच्चों। आ गया सबको समझ में? चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। मेरे पास बच्चों ये AlCl3 है, ठीक है बेटा, ये मिला मुझे Al+3 और 3Cl माइनस है बच्चों। चलो इसके लिए बताओ, अब मैं देखो इसको ऐसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, मैं कह देता हूं लेट solubility ऑफ AlCl3, ये मैंने बोल दी S है। तो बच्चों अगर ये S है तो ये S और ये 3S होगी क्या बच्चों? बोलो बच्चों, अगर ये S है तो वो S और 3S होगी बच्चों? होगी क्या? अच्छा अब बताओ, अगर मैं
इसका केएस भी लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा क्या बच्चों? ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा क्या? बोलो बच्चों। अब देखो, ये मेरे पास s है, ये मेरे पास 3s है, इसको सोल्व करोगे 27 s की पावर 4 आगे क्या बच्चों? आगे। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी बच्चों मोल पर लीटर की पावर 4। आगे बच्चों, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक सिंपल सा अपन एक चीज समझते हैं। मैंने लिया बेटा, मान लो एक कोई ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ठीक है। क्या करना है? देखो, इसको आयोनाइज करना है बच्चों। तो कैसे करोगे? आपको पता होगा खुद के नीचे जो लिखा होता है वो उसके मोल होते हैं, और जो दूसरे के नीचे लिखा होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो देखो, एक मोल तो x हुए, है ना, और b के मोल y हुए बच्चों, और इनकी वैलेंसी ये हो गई क्या? इनकी वैलेंसी ये हो गई बच्चों, ये तो पता है ना, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ऐसे आता है। अब मान लो, अपन मान लेते हैं कि लेट solubility of AXBY वो S है। तो बच्चों अगर ये S है तो इसके 1 से इसका X बनता है, इसका Y बनता है। तो बताओ S जाने से कितना बनेगा? S जाने से कितना बनेगा? बोलो बच्चों। ये बनेगा इसका XS और ये बनेगा YS। क्या बात है देवाशीष, तो बड़ा फटाफट आंसर दे रहा है। बोलो बच्चों, ऐसा बनेगा? बनेगा। अब बताओ, अगर मुझे इसका KSP लिखना पड़े, है ना, तो KSP क्या मैं ऐसा लिखूंगा बच्चों? A प्लस वाई की पावर x और b माइनस x की पावर y, ये लिखेंगे? बोलो बच्चों। है? अब बताओ बच्चों, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है XS की पावर x और इसकी है बच्चों YS, है बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो बेटा, x की पावर x और फिर s के ऊपर फिर क्या आ गया बच्चों? x आ गया। फिर देखो y की पावर y और sy। अब बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? x की पावर x, y की पावर y और s x प्लस y। ये समझ आ गया क्या? x की पावर x, y की पावर y और s x प्लस y। बोलो बच्चों, क्या ये दिमाग में बैठा सबके? अब देखो बेटा, अपन यहाँ क्या है, देखो बच्चों, x है नंबर ऑफ केटाइन, है ना, नंबर ऑफ केटाइन ऑफ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। y क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एनाइन ऑफ पर्टिकुलर टाइप। अब देखो बेटा सुनो, अगर दो केटाइन अलग अलग आ रहे हैं ना तो उनको अलग अलग कंसीडर करना है आपको। देखो मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, सुनिए मेरे पास। देखिए, जैसे मुझे बताओ बच्चों, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, है बच्चों। तो एल्यूमिनियम सल्फेट इस तरह से जाएगा बच्चों, जाएगा। इसमें बताओ बच्चों, x की वैल्यू बोलो कितनी है और y की वैल्यू बोलो कितनी है? x और y की वैल्यू बोलिए। देखो बच्चों, यहाँ x 2 है और y 3 है बच्चों। अब करना है क्या आपको? देखो सुनो, अगर आपको इसका KSP लिखना है तो जो वैल्यू आई है ना उसको लिखो और वापस उसकी पावर बना दो, 2 की पावर 2, ठीक है, फिर 3 की पावर 3, फिर s 2 प्लस 3 हो गया बच्चों। तो ये बेटा क्या आ जाएगा? देखो 108, है ना, s की पावर 5 आ गया। ये बच्चों समझ में आया? ये आपको सबको समझ में आया बच्चों? अब मुझे बताओ, इसकी यूनिट क्या आएगी KSP की? KSP की यूनिट क्या आएगी? मोलिटी पावर 5 आ जाएगी ना। S की जो पावर है ना वही मोलिटी की पावर बना दो बस,
ठीक है। अच्छा, अब बताओ बच्चों, मेरे पास ये है, देखो Na2KPO4, ये बच्चों, तो आप बताओ बेटा, ये इस तरह से गया 2Na प्लस K प्लस PO4 माइनस 3। अब मुझे बताओ सोडियम कितने हैं? 2 हैं। पोटेशियम कितना है? 1 है। और फॉस्फेट भी कितना है? 1 है क्या? बोलो बच्चों, 2 सोडियम, 1 पोटेशियम और 1 फॉस्फेट है। अब बताओ बच्चों, इसका केस भी कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 और S 2 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे क्या? देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया 4S की पावर 4 हो गया बच्चों, बोलो हो गया। आगे बात सुने, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मोल पर लीटर की पावर 4 हो गया बच्चों। अब बताओ, अगर मैं ये लेता हूं सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फॉस्फेट, ठीक है, इस तरह से आयनाइज करो बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड फॉस्फेट। देखो बच्चों, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, सारे 1 1 है ना? बोलो बच्चों, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल S की पावर 4 है ना? देखो बच्चों, एस भी क्या बनेगा? 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, फिर 1 की पावर 1, फिर 1 की पावर 1 और S सब जोड़ दो बच्चों, ये तो ये हो गया बच्चों S की पावर 4। आया समझ में? आया बच्चों समझ में? अब देखो, अगर जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं, ये बताओ बच्चों मेरे को, ये बताओ बच्चों, Zr3PO4 की होल 4 बताओ कितने जर्कोनियम है बच्चों इसमें? Zr कितने दिख रहे हैं इसमें? Zr कितने दिख रहे हैं बच्चों? 3। एंड फॉस्फेट कितने दिख रहे हैं? फॉस्फेट कितने दिख रहे हैं? 4। देखो बेटा सुनो, हमारे पास 3 तो Zr है बच्चों, और 4 फॉस्फेट है। तो बोलो बच्चों इसका KSP क्या आएगा? 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और S 4 प्लस 3, ये आएगा क्या बच्चों? बोलो, आ जाएगा? ये बताओ बच्चों, बच्चों बताओ इसका करना हमें Li3Na3AlF6। देखो बेटा, इसमें 3 ही लिथियम है, 3 ही सोडियम है और 2 आपके ये बच्चों, ठीक है। इसका KSP देखो क्या आएगा? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और S, बोलो बच्चों 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। बोलो बच्चों क्या समझ में आया क्या? अरे इसकी प्रैक्टिस आ गई समझ में? आ गया बच्चों सबको समझ में? अब देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लेता हूं HgCl2, ठीक है, बात करते हैं HgCl2 की, है ना? Cl2 ऐसे जाएगा क्या बच्चों? जाएगा। HgCl2 ऐसे जाएगा? बताओ, ये 1 है, ये 2 है बच्चों, तो KSP क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, S 1 प्लस 2 हो गया बच्चों, 4S क्यूब हो गया बच्चों। आ गया समझ में? अब देखो, अब इसको बोलते हैं बच्चों Hg2Cl2, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गलती होती है ना बच्चों? ध्यान रखना, ये इस तरह से आयोनाइज होता है, आप इसको ऐसे मत कर देना, है ना? ये आयन नेचर में नहीं मिलता,
2Hg+1। अब ये क्यों नहीं मिलता बच्चों, ये डी ब्लॉक में पढ़ेंगे आप क्लास 12th के अंदर, है ना। ये आयन क्यों नहीं मिलता, है ना, इसको आप डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका KSV क्या है बच्चों बताओ, 4s³ भी आया ना। अरे बोलो बच्चों, इसका KSV भी 4s³ आया क्या, आ गया बच्चों, सबको क्लियर है, सबको समझ में आया मामला ये, बोलो बच्चों। अब देखो सुनो, देखिए बेटा, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक HgCl2, इसको बोलते हैं बच्चों मर्क्यूरिक क्लोराइड, है ना, या तो बोलते हैं बच्चों कोरोजिव सब्लिमेट। क्या बोलते हैं, कोरोजिव सब्लिमेट। एक होता है बच्चों देखो Hg2Cl2, ये होता है बच्चों देखो मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों कैलोमल। क्या बोलते हैं इसको, कैलोमल। ये नाम आपको ध्यान रखने। अब देखो बेटा, मर्क्यूरस में तो कोई जोर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ मरकरी बच्चों क्या है, +2 स्टेट में, और यहाँ मरकरी आपका +1 स्टेट में, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनो बच्चों, ये नाम बड़े काम के, कोरोजिव सब्लिमेट एंड कैलोमल। देखो बेटा, एक तो ये है बच्चों, और एक ये है। आप देखो बेटा, मरकरी यहाँ पर कौन सी हाइब्रिड स्टेट दिखाएगा, sp। यहाँ पर भी कौन दिखाएगा, sp दिखाएगा बच्चों, दिखाएगा क्या, अरे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है क्या। अब एक चीज बताओ बच्चों, एक डायलॉग सुनते हो क्या, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा कभी डायलॉग सुना आप लोगों ने, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसको अपन थोड़ा चेंज करते हैं, हम कहते हैं नाम बड़े फॉर्मूले छोटे, है ना, नाम बड़ा फॉर्मूला छोटा, बोलो समझ आई बात। तो बच्चों बताओ, कोरोजिव सब्लिमेट नाम थोड़ा बड़ा है, बोलो, कोरोजिव सब्लिमेट नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखो उसका फॉर्मूला छोटा है। और कैलोमल नाम छोटा है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, दिख रहा है क्या, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, क्या दिख रहा है, बोलो बच्चों, है ना, आगे बात समझ में। अब देखो बेटा, क्या करना है, सॉल्युबिलिटी जो है ना बच्चों, है ना, इट्स यूनिट इज ऑलवेज मोलरिटी, है ना, इट्स यूनिट इज ऑलवेज मोलरिटी और मोल पर लीटर, है बच्चों। लेकिन देखो जो KSP है ना, इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बोलो बच्चों, इसकी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रही है ना, कितने उस पे आपको मिल रहे हैं केटाइन और एनाइन। बोलो बच्चों, कितने केटाइन और एनाइन मिल रहे हैं, कभी आपकी S⁻³ आ रहा है, कभी S⁻5 आ रहा है, कभी S⁻8 आ रहा है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया बच्चों सबको, पक्का। तो ये बेटा इतना पढ़ना, कल अपन आगे पढ़ेंगे। एक काम करना बच्चों, कल आप है ना, कल क्या क्या पढ़ के आएंगे, एक तो आप पढ़ के आएंगे कॉमन आइन इफेक्ट, ढंग से वापस पीछे से रिवाइज करके आना, कॉमन आइन इफेक्ट बड़ा काम का है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों।